नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों। आपके कांस्टेबल बनने की राह को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम मैथ्स के एग्जाम पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं और यूट्यूब पर दी बेस्ट क्वालिटी लेवल के क्वेश्चंस जिनको सॉल्व करना आपके लिए परम आवश्यक है। देखिए, हर तरह के भर्ती बोर्ड के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। एसएससी का अपना अलग मटेरियल है, रेलवे के अपने पर्सनल फेवरेट सवाल हैं, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं के अलग फेवरेट सवाल होते हैं भर्ती बोर्ड के। तो इन सवालों पर भर्ती बोर्ड की नजर है। यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में, यूपी एसआई में और भी एग्जाम्स में, यूपी स्टेट के इस तरह के सवाल सैकड़ों बार देखे गए हैं। तो एक एक सवाल हर बच्चे को सॉल्व करना है। ये पांचवा एग्जाम पेपर है। इससे पहले हम इसी चैनल पर 4 एग्जाम पेपर करवा चुके हैं। हर एग्जाम पेपर में 25 क्वेश्चंस में करा रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्या इन लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है? देखिए, प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बन गई है यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ्स की। ठीक है बच्चों, यहां आप देख लेना सारे के सारे। ठीक है, 10 मैंने प्रॉमिस किया है, 10 मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो और एक एक सवाल सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर आप ऐसे सवालों में भी घटिया परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन अच्छा नहीं है, फिर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते भाई। मैथ्स और रीजनिंग में तो लगभग आपको 100% स्कोर करना ही पड़ेगा। देखिए ना, यूपीएसआई की कट ऑफ 92%, तो कांस्टेबल की अगर 98% पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समझे ना? अगर आसान पेपर बन जाए तो उसके हिसाब से पढ़ना है। आसान पेपर की सबसे मुश्किल गलती, मतलब क्या कहें, घटिया बात क्या है? गधा घोड़ा सब बराबर हो जाता है एक तो। दूसरा कि कट ऑफ आसमान पे पहुंच जाती है। दूसरा, अगर थोड़ी बहुत नकल और धांधली हुई हो उसको ट्रैक कर पाना फिर नामुमकिन हो जाता है। समझे ना? कैसे करें भाई साहब? और बच्चा चाहता है केवल इजी पेपर आए, और इजी पेपर ही विनाश की जड़ है। तो पेपर ये समझो कांस्टेबल का देने जा रहे हो तो एसआई लेवल का आना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मेहनत दिखाने का वहां पे टाइम मिले। समझे ना? चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस का। ठीक है जी, आइए। किसी वस्तु को 24% लॉस पर बेचा जाता है। यदि इसे 1596 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 18% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक बच्चों, किसी वस्तु को 24% लॉस पर बेचा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 24% कम में बेचा जाता है। अगर इसे 1596 रुपए अधिक में बेचा होता तो वस्तु पर 18% का लाभ होता। आप बताओ क्या लॉजिक है? परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस। पहले एक वस्तु पे 24% का लॉस था, अब 18% का प्रॉफिट है, यानी कि परसेंटेज में कितनी कीमत बढ़ गई वस्तु की? 18 और प्लस 24 कितना आ गया? 42%, 42%। जबकि वस्तु के प्राइस को कितना बढ़ा गया? 1596 रुपए। तो 42% की वैल्यू ही 1596 रुपए है। तो 1% कितना आएगा प्यारे बच्चों, बताओ? 1%। तो 42 तिया 126, बचेगा कितना प्यारे बच्चों? 336 है बच्चे। तो इसका मतलब ये चला जाएगा आपका 8 बार, 1% 38 आ गया, तो 100% आ गया 3800 रुपए। तो यही क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य 100%, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते हैं, बताओ। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाने और चौड़ाई 4% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में बताना है तो 0.16% डिक्रीज हो जाएगा। है बच्चों, रेलवे एसआई का सवाल है। देखिए, ये एक आयताकार डिजिटल बोर्ड है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आप मुझे बताओ इसका एरिया क्या आएगा? एरिया यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, और जहां बीच में गुणा आता है वहां क्या लगता है? सक्सेसिव। तो भाई अगर स्टेशन मास्टर ने कहा कि भैया इस बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ा दो, चौड़ाई 4% घटा दो, तो एरिया में जो चेंज आएगा ना वो +4 और -4 का सक्सेसिव आएगा, जो आएगा 4² बटे 100%, यानी कि 0.16% की कमी। समझे ना बच्चों? चलिए, कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? स्टिल वाटर में 96 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? भाई ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब उस आदमी की स्टिल वाटर में स्पीड आएगी। आप बताओ, एक आदमी अपस्ट्रीम जाता है धारा के विपरीत 55 किलोमीटर 5 घंटे में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी? 55 बटे 5, 11 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम।
डाउनस्ट्रीम जाता है 75 किलोमीटर 3 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 75/3 यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर। तो उस आदमी की स्टिल वाटर में, शांत जल में स्पीड क्या है, एक्स का मान क्या है, D+U/2। इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, ठीक है ना। तो 11 + 25 36/2 क्या आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। इतना सवाल भी बन सकता है अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछी होती तो। पूछा है शांत जल में 96 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस है 96 किलोमीटर बटे स्पीड 18। किससे चला गया है भाई, 6 से 96 16 बार और 18 3 बार, यानी कि 16/3 घंटे। ये आंसर आ गया जी। 16/3 घंटे का मतलब 5 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी 5 सही। 1/3 आ गया ना, 1/3 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करेंगे तो 5 घंटा 20 मिनट। ये बताइए ए बी सी एक साथ मिलकर किसी काम को x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। बी और सी एक साथ 6 दिन तक काम करते हैं। शेष काम अकेले ए द्वारा 12 दिन में पूरा किया जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए 3 लोग हैं। ए किसी काम को x दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी 6 दिन तक साथ में काम करते हैं, बचा काम करता है ए। बच्चे ऐसे सवाल को देखते क्या निकालने लगते हैं, एलसीएम। अरे भाई जरूरत नहीं है, आप बताओ, दिमाग लगाओ। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते, तो मुझे बताओ बी और सी 6 दिन में कितना काम कर देंगे सचिन। बी पूरा काम करता है 30 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा 1/30। तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा 6/30 यानी कि 1/5, 1/5 काम करेगा। ऐसे ही सी पूरा काम करता है 45 दिन में, एक दिन में 1/45 काम करेगा। 6 दिन में कितना काम करेगा उस काम का 6/45 यानी कि कितना प्यारे बच्चों, ये 3 से चला गया ना, 2/15 यानी कि बी और सी ने मिलकर 6 दिन में इतना काम किया होगा। ऐड कर देंगे 1/5 क्या हो गया 3/15 + 2/15 5/15 यानी कि 1/3। यानी कि बी और सी ने मिलकर 6 दिन में काम का 1/3 हिस्सा किया। टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/3 काम बी और सी ने मिलकर किया, तो बचा काम कितना, बचा काम कितना 1 में से 1/3 घटाएंगे 2/3 काम बचा। ये 2/3 काम ए ने किया कितने दिन में 12 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, यही तो पूछा, यही तो एक्स की वैल्यू है। ए अगर 2/3 काम 12 दिन में करता है तो ए पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, 2/3 उधर जाके पलट जाएगा 3/2, है ना बच्चों। तो ये 2 छिक्का 12 यानी कि 18 दिन। तो ए पूरा काम 18 दिन में करेगा, एक्स की वैल्यू 18 है। तो ये तरीके हैं बिना एलसीएम निकाले किसी भी सवाल को करने के। ठीक है ना बच्चों, बेहतरीन मेथड है, ये अप्रोच लाओ अपने अंदर। आइए बच्चे, मोहन की इनकम श्याम की इनकम से 40% अधिक है, तो श्याम की इनकम मोहन की इनकम से कितना % कम है। ये बेस चेंज होने वाला सवाल है, परसेंटेज का है ना। देखो डायरेक्ट ट्रिक भी बनती है, रेशियो भी आप लिख सकते हो। मोहन की इनकम श्याम से, पहले बेस क्या था श्याम, अब श्याम की इनकम मोहन से कितने % कम है, बेस ही तो चेंज हो गया। मोहन की इनकम श्याम से 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/5। तो अब उल्टा बेस बदल दिया कि श्याम की इनकम मोहन से कितना % कम है। भाई अगर ये 2 ज्यादा है तो ये 2 कम होगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे बेस क्या आएगा, इन दोनों का एक्शन 5 + 2 7, 2/7। यानी कि श्याम की इनकम मोहन से 2/7 कम है, और 2/7 कितना होता है, डी ऑप्शन। भाई 1/7 होता है 14:2/7%, और 2/7 क्या आएगा इसका दुगुना, यानी कि 28:4/7%। आइए, एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसके औसत स्कोर में 5 की वृद्धि होती है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा। बल्लेबाज वाला अच्छा सवाल बनता है, ये बताओ बच्चों।
एक बल्लेबाज अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाता है तो उसका एवरेज स्कोर 5 बढ़ जाता है। 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा? एक बल्लेबाज 12 पारी खेल चुका है, 12 पारी के बाद जब उसने 13वीं पारी खेली तो उसमें 97 रन बनाए और एवरेज 5 बढ़ गया। यानी कि देखो 12वीं पारी तक उसका जो भी एवरेज रहा होगा उससे तो ज्यादा ही रन बनाए 13वीं पारी में, तो ही तो एवरेज बढ़ा है भाई। 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाए और उसका एवरेज 5 रन बढ़ गया। कितनी पारियों का एवरेज 5 रन बढ़ गया? 13 पारियों का। यानी कि उसने एवरेज से 13 पंजे 65 रन ज्यादा बना दिए, है ना, 65 रन ज्यादा बना दिए। उसको 13 पारी में बांटेंगे, एवरेज 5-5-5 बढ़ जाएगा। यानी कि 12वीं पारी तक जो उसका एवरेज होगा 97 से 65 कम कितना रहा होगा? 32 है बच्चों। तो अगर सवाल में पूछा होता कि 12वीं पारी तक उसका औसत क्या था, 32, लेकिन पूछा 13वीं पारी के बाद, 13वीं पारी के बाद तो एवरेज 32 से 5 बढ़ के कितना हो चुका है, समझे ना। तो ये है शिफ्टिंग मेथड। प्यारे बच्चों ये बताओ, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 468 रुपए से 585 रुपए हो गई है, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि समान रहे? खर्चा बचत सभी लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। यहां देखिए एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया, हो ही रहा देश में महंगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ गई तो हम खपत कितनी % कम कर दें कि एलपीजी सिलेंडर पर होने वाला जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो सेम रहे। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में बदलेगी। आप बताओ एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 468 रुपए था, बढ़ के 585 हो गया, तो एलपीजी सिलेंडर का प्राइस किस रेशियो में बढ़ा है बताइए? कटना तो चाहिए, 585 कट रहा है 5 से, 117 से कट गया। देखो 117 चौका है भी 468, 117 पंजे 585, तो प्राइस 4:5 के रेशियो अनुपात में चेंज हुआ। तो एलपीजी सिलेंडर की खपत को आपको उल्टे अनुपात में बदलना पड़ेगा, नहीं कि 5 से घटा के 4 करना पड़ेगा, तभी तो खर्चा सेम रहेगा। यानी कि खपत 5 से घटा के 4 करोगे तो कितना कम करोगे? 1/5 यानी कि 20%। ठीक है ना मेरे भाई। तो बढ़िया, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई भी बच्चा कर सकता है। एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो पूछा है इस समचतुर्भुज का एरिया ज्ञात करें। देखो भैया रोम्बस का एरिया क्या होता है सचिन? रोम्बस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल की गुणा 1/2 डायगोनल्स का प्रोडक्ट। अब ये समचतुर्भुज का एक विकर्ण 24 दिया है, दूसरा विकर्ण पता करना है जब तक एरिया नहीं आएगा। देखो ये 2 से 24 12 बार कट गया, 12 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। देखो ये आंसर बनना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, पर सॉल्व कैसे करेंगे कॉन्सेप्ट जान लो एक बार। देखो ये होता है प्यारे बच्चों रोम्बस, जिसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका परिमाप 148 है, परिमाप यानी कि चारों भुजाओं का योग, तो प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 148/4 37, प्रत्येक भुजा की वैल्यू 37 है प्यारे बच्चों। अब आप सुनिएगा कि रोम्बस के जो ये दोनों विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण की लंबाई अलग होगी, पर ये दोनों विकर्ण 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। अब एक विकर्ण की लंबाई 24 है, 24 है मतलब ये आधा आधा हो जाएगा, 62 करते हैं आधा आधा, 12 12 है ना। तो आप बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये 90 के सामने 37 है, 12 है, तो फिर ये कितना बचा? 12 35 37, 12 35 37, ट्रिपलेट भी 35 हो गया। तो इस समचतुर्भुज का दूसरा डायगोनल क्या आ गया? 35 35 70, तो दूसरे डायगोनल की लंबाई 70 आ गई। तो एरिया क्या आ गया प्यारे बच्चों? 1/2 विकर्णों की गुणा, 2 से 24 12 बार चला गया, 12 गुणा 70 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे ना। लेकिन ये ऑप्शन से ही सवाल हो जाएगा, तो आपने पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया एक ही सवाल में रोम्बस का। आइए, 92 किलोग्राम गेहूं बेचने से किसी व्यक्ति को इसके 12 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।
एक आदमी 92 किलोग्राम गेहूं बेचता है और जो 12 किलोग्राम गेहूं का सेलिंग प्राइस है उसकी कीमत के बराबर उसको मुनाफा हो जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान से देखिएगा, आदमी को प्रॉफिट हो रहा है 12 किलोग्राम गेहूं के सेलिंग प्राइस के बराबर। कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए मान लेता हूं कि माना 1 किलोग्राम गेहूं का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, मान लिया है बच्चों। 1 किलोग्राम गेहूं का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपए। आपने गेहूं बेचा तो 12 किलोग्राम सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 12 रुपए का लाभ हुआ। 12 रुपए का आपको लाभ हुआ कब? जब आपने 92 किलोग्राम गेहूं बेचा। अगर 1 किलोग्राम गेहूं का सेलिंग प्राइस 1 रुपए तो 92 किलोग्राम का कितना होगा? 92 रुपए। यानी कि आपने 92 रुपए का गेहूं बेचा और आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब गेहूं का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा फिर? भाई 92 रुपए में आपने गेहूं बेचा, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी खरीदा कितने का होगा? 92 से 12 घटाएंगे, 80 रुपए का खरीदा होगा कि नहीं? 80 पे 12 का प्रॉफिट होगा तभी तो 92 में बिकेगा। यानी कि प्रॉफिट कितना है? 12/80। किससे कट गया? 4 से। 3/20 कितना? 1/20 5%, 3/20 15%। खत्म, कुछ नहीं है। ये बताइए 10वां, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए और साधारण ब्याज 300 रुपए होता है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। किसी प्रिंसिपल पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 309 और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपए। क्या पूछे आपसे? ब्याज की दर। बताओ बच्चों। देखो दोस्त, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है सचिन। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, ये तो खास बात है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए साधारण ब्याज, तो पहले साल का भी 150 रुपए होगा और दूसरे साल का भी 150 रुपए होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 309। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है? 9 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज। तो ये आपको जो 9 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है कहां से आया? ये इसी 150 रुपए पर आपने पहले साल जो ब्याज कमा उसी पर ये 9 रुपए ब्याज मिला होगा। और 150 का कितना होता है? 9 6%। 15 चिक्का 90, 150 गुणा 6% 9 आ गया। यानी कि 6% ही क्या है? ब्याज की दर। ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड, कोई भी सवाल आ जाए उड़ा लोगे। 11वां सवाल, किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं, शेष छात्र यानी कि 35% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी कॉलेज इज 2800, टोटल स्टूडेंट 2800। इफ 78% ऑफ बॉयज एंड 85% ऑफ गर्ल्स पास द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम में 75% बॉयज और 85% गर्ल्स पास हुई, ठीक है ना बच्चों? तो पूछा है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट हु पास द फाइनल एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जाम में पास होने वाले कुल स्टूडेंट का प्रतिशत ज्ञात करें। फाइनल एग्जाम में पास होने वाले कुल स्टूडेंट का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने परसेंट फाइनल एग्जाम में पास हुए, ये आपसे पूछा है। ध्यान सुनिएगा, एक एग्जाम में गर्ल्स कितनी है? 35% सचिन, तो बॉयज कितने होंगे फिर? 65%, ठीक है ना? यानी कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 5 से काटेंगे 13 रेशियो, तो ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है 13:7। जब फाइनल एग्जाम होता है तो 75% बॉयज पास होते हैं और 85% गर्ल्स पास होती हैं। 75% बॉयज पास, 85% गर्ल्स पास होती हैं। सवाल यह था कि फाइनल एग्जाम में कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट पास हुए, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर फाइनल एग्जाम में कितने परसेंट पास हुए। बीच में क्या आ रहा है? प्लस। देखो 75 85 के बीच का आंसर आना चाहिए। सभी ऑप्शन है, अब आप देखो। बेस्ट मेथड बता रहा हूं, डेविएशन। गर्ल्स 85% पास हुई है ना, क्या 85 को ब्रेक करके आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 75% प्लस 10%, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर, आप अब खुद सोचना। बॉयज भी 75% पास हुए, गर्ल्स भी 75% पास हुई, यानी कि 75% तो टोटल स्टूडेंट पास हो ही रहे हैं। टोटल स्टूडेंट 75% तो पास हो रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? यहां गर्ल्स 7 का 10%, 7 का 10% यानी कि 70% गर्ल्स एक्स्ट्रा पास हो रही हैं। तो जो एक्स्ट्रा है वो सभी में बढ़ जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने? 13 + 7
20, 20 में डिवाइड कर देंगे तो 70/20 कितना, 3.5। तो 75 प्लस 3.5 कितना आ गया, 78.5% ओवरऑल स्टूडेंट पास हुए। ये आंसर है। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पास स्टूडेंट की संख्या क्या है, किसको बेस मान के निकाली जाती है, स्टूडेंट की संख्या को ना, वो मैंने रेशियो ले लिया। तो अगर आपको डेविएशन मेथड पता है तो बहुत बड़े बड़े सवाल, ये तो फिर भी हल्का है, बहुत आसानी से हो जाते हैं बिना कैलकुलेशन के। बताएंगे 12वां सवाल। एक जिले की जनसंख्या 3,80,000 है जिसमें से 2,09,000 पुरुष हैं। 56% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। 56% जनसंख्या पढ़ी लिखी, यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर 56% पढ़े लिखे। 83% मेल आर लिटरेट, 83% पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो पूछा कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। पढ़े लिखे लोग, देखो पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पढ़े लिखे लोगों का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, पढ़े लिखे लोग बटे टोटल लोग इंटू 100%, है कि नहीं बच्चों। तो देखिए एक जिले में टोटल 3,80,000 हैं लोग, जिसमें से मेल हैं 2,09,000। अब ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा, डेविएशन से भी, दोनों ही आसान है। आप बताओ अगर आप पढ़े लिखे मेल और फीमेल की परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो क्या आएगा, मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए, मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो। टोटल 3,80,000 लोग हैं जिसमें से 2,09,000 मेल हैं, यानी कि रेशियो ले लेते हैं, ये कट गया 3 0। ये किससे कट रहा है, 19 से, 19 दूनी 38 और 19 से प्यारे दोस्तों ये 11 बार, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल 20 यूनिट लोग हैं तो 20 में से मेल कितने, 11 यूनिट। तो फीमेल कितनी है, 9 यूनिट, 20 माइनस 11 9। तो ये मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ गया। अब आपसे बोला है 83% पुरुष साक्षर हैं, मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 83%। कुल कितनी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है, मेल प्लस फीमेल मिलाकर, मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने पढ़े लिखे हैं, 56%। तो पूछा कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ये पूछा है कि नहीं। तो प्रॉपर सवाल किसका है, एलिगेशन का। डेविएशन भी लग सकता था। बताइए मेरे भाई 83 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा, 27%। आप बताओ 9 की वैल्यू 27% है, 3 गुना, तो 11 की वैल्यू भी 3 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना, 33%। अब आप बताओ 56 से बड़ा है 83, मीन वैल्यू से बड़ा है, तो यहां 56 से छोटा आएगा, कितना छोटा आएगा, 33। 56 में से 33 घटाएंगे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 23%। तो 23% महिलाएं ही पढ़ी लिखी, ये आंसर है डी ऑप्शन। ठीक बच्चों, मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाएंगे इस साल को पेपर में, क्योंकि मिक्सर एलिगेशन वाला पढ़ता ही नहीं है, उसको आता ही नहीं है सही से। आ जाइए 28 बाई 4 बाई 10 सेंटीमीटर के आयाम के एक बॉक्स में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। एक बॉक्स है, बॉक्स की आपको डायमेंशन यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। अब इस बॉक्स में हम जो सबसे बड़ी छड़ फिट कर सकते हैं उसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि बेसिकली क्या पूछा, डायगोनल। भाई जितना बड़ा उस बॉक्स का डायगोनल होगा उतनी लंबी छड़ आएगी। और डायगोनल क्या होता है बॉक्स का, √L² प्लस B² प्लस H², यानी कि √28 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर 784 प्लस 4 का वर्ग 16, यानी कि 800 प्लस 100 900, यानी कि कितना आ गया, √900। 900 का √ कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ इसके अंदर फिट कर सकते हो। तो बहुत आसान सवाल था। आइए, एक वस्तु को 8,670 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर उस वस्तु को बेचा जाना चाहिए। आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस बताओ। सीपी क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, 100%। 100% से कम में बेचेंगे लॉस है, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट है। एक वस्तु को 8,670 रुपए में बेचने से 15% का लॉस होता है। सीपी अगर 100% है, 100% पे 15% लॉस हो बच्चों, बिका कितना है, 100 में से 15 घटाओ 85%, 85% में बिका ना। ये 85% की वैल्यू है।
1% का मान क्या आएगा, 85 से डिवाइड कर देंगे, है बच्चों। ये क्या आ गया सचिन, 1% की वैल्यू। 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, 100% पर अगर आपको 15% प्रॉफिट कमाना है तो आपको 115% में बेचना पड़ेगा। 115% की कीमत क्या आएगी, 115 से गुणा, सीधा गया। और 115 यानी कि 23 का मल्टीपल। ऑप्शन से चेक कर सकते, जो ऑप्शन 23 से कटेगा वही क्या होगा, आंसर। ठीक है बच्चों, बाकी 5 से 23 बार चला जाएगा और ये 5 से 17 बार। 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 510 गुणा 23 कितना आएगा बच्चों, 11,500 प्लस 230 तो 11,730 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना मेरे भाई, तो बहुत आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं है, करेंगे। यदि 9 अंकों वाली ये संख्या 72 से विभाज्य है तो 3x प्लस 5y रेशियो 5x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। समझे, बताओ मेरे भाई। ये एक 9 अंकों की संख्या यानी कि x और y क्या है, सिंगल डिजिट। ये संख्या 72 से भाग हो जाती है, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो आप जानते नहीं हो, लेकिन आप ये जरूर जानते हो कि 72 का मतलब क्या होता है, 8 नाम 72, 8 और 9 आपस में को प्राइम है। अगर कोई संख्या 8 से भी डिवाइड होती है और 9 से भी डिवाइड होती है, 8 और 9 दोनों से भाग होती है, तो संख्या 72 से भी भाग हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये संख्या अगर 72 से डिवाइड होती है तो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि इस संख्या के आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक क्या है, 4 9 x, ये आखिरी 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर ये आखिरी 3 अंक 8 से कटेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां से 8 से भाग करूंगा तो 8 6 48, पहाड़ा कैसे आएगा, 8 6 48, 49 है ना, क्या बचेगा 1, तो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 6, जिससे कि 8 दूनी 16 पूरा पूरा चला जाए, यानी कि x का मान क्या आ गया 6। कोई दिक्कत भाई, 8 6 48, 1 बच गया, तो x की जगह बस 6 ही ले सकते हो कि 8 दूनी 16 ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां से x का मान तो 6 आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, y का मान। भाई ये संख्या अगर 9 से भी डिविजिबल है, 9 से भी कटनी चाहिए, तो इसके अंकों का योग यानी कि डिजिटल सम क्या बनेगा बच्चों 9। तो डिजिटल सम निकालो, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 6 9, और ये आपका 9, 2 और 1 3 प्लस 4 7, 7 प्लस वाई, ये आपका डिजिटल सम कितना बनना चाहिए 9 बनना चाहिए। तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 2, y 2 आ गया, 7 2 9, तो x का मान 6 आया, y का मान 2 आया, यहां रख लेते हैं, 6 3 18 और ये 5 दूनी 28, x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 6, तो 6 पंजे 30, y की जगह 2 2 3 6, 30 6 किससे कट गया 4 से, 4 7 28, 4 नाम 36, यानी कि 7 रेशियो। बढ़िया सवाल है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 72 का डिविजिबिलिटी रूल सीख गए आप। ए रेशियो बी बराबर 3:5, बी रेशियो सी बराबर 4:7। आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, केवल आपको रेशियो को यहां पे मर्ज करना है सचिन। देखो अगर सवाल आगे होता तो हमें मेहनत भी करनी पड़ती, जब रेशियो ही पूछा है तो हम कैसे करते हैं, हमेशा इस तरह के सवाल ऑप्शन से सॉल्व नहीं करते। भाई ए और बी का रेशियो 3 5 है, पहली दो संख्याओं का, क्या 12 35 3 5 होता है, 20 12 3 5 होगा नहीं, ए छोटा होना चाहिए बी बड़ा, ये 3 5 है और 12 20 भी 3 5 है, दो ऑप्शन में फंस गए, फंस गए ना भाई। 12 रेशियो 20 भी तो 4 थे 12, 4 5 20 3 5 है, दो ऑप्शन तो कट गए। बी रेशियो सी क्या बनना चाहिए 4 7, बाद की दो संख्या होगा, ये बी रेशियो सी कितना है, यानी कि गलत है, तो आंसर क्या है, खत्म। आइए, ए बी से 28% कम है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक सही आपको बताना है अप्रोक्स में। सही बच्चों, बढ़िया सवाल है। देखिए केवल परसेंटेज की कैलकुलेशन करनी है, समझिए ए बी और सी ये तीन संख्याएं बोलिए ना सवाल में। पहली लाइन पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है, ए बी से 28% कम है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। देखो यहां डेटा बहुत आसान है, 100 मान के कर लेते हैं। पहली लाइन कहा है ए बी से 28% कम, इसका मतलब अगर बी का मान 100 है
तो ए 28% कम है, 100 से 28 कम है कितना, 72, यानी कि ए का मान कितना है 72। अब बोल रहा है आगे ध्यान से सुनना, सी ए और बी के योग से 25% कम है। सी की जो वैल्यू है ए और बी के सम से 25% कम है। ए और बी का योग कितना है 72 प्लस 100 172, 72 प्लस 100 172, यानी कि ए और बी का योग 172 है। तो सी की जो वैल्यू है 172 से 25% कम है। 25% क्या होता है 1/4। किसी भी संख्या को 1/4 कम कर दोगे तो संख्या कितनी रह जाएगी 3/4। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई ना भाई। 25% कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी वैल्यू 75%, जो क्या होगा 3/4। तो ये ए बी सी का एक तरीके से क्या आ गया रेशियो आ गया। पूछा सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से, यानी कि अब बी की जरूरत ही नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, केवल ए और सी का रेशियो। बताओ हो गया कि नहीं हो गया, होना तो चाहिए। अब आप बताइए प्यारे बच्चों, 4 से तो ये कट गया, चलो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यही ना। 3 से आपका 72 भी कट रहा है 24 बार, तो कितना आ गया 24:43। भाई परसेंटेज कम या ज्यादा निकालना है तो रेशियो ले लिया करो। यानी कि अगर ए का मान 24 है तो सी का मान 43 है। ये पूछा है सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो 24 से 43 कितना ज्यादा है 19 है बच्चों, 19 ज्यादा है ये 24 से, तो ये 19/24 अधिक हो गया। परसेंटेज में कितना गुणा 100% ही आएगा प्यारे बच्चों, बताइए क्लियर है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 24 चौका 96 कितना बच जाएगा 4.4, यानी कि अप्रोक्स 24 दूनी 48 जाएगा प्यारे बच्चों। तो 19 चौक 76 से तो बड़ा आएगा, लेकिन ये 80 क्रॉस नहीं करेगा, नहीं करेगा ना 80 क्रॉस, तो आंसर क्या आना चाहिए बी। 76 और 3.8, तो उससे छोटा है, 80% से कम ही रहेगा, तो आंसर अप्रोक्स क्या रहेगा बी ऑप्शन। समझ आया ना भैया। तो ये सवाल भी आपके पेपर में बन सकता है, ये बहुत फेवरेट सवाल है स्टेट एग्जाम का, ये परसेंटेज कम ज्यादा वाला। आओ बच्चों, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी ₹X, ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% और 16% के दो लगातार छूट देने के बाद इसे ₹504 में बेचा जाता है। एक्स का मान ज्ञात करें। भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट घटा दोगे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, सिंपल कंसेप्ट है। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹X, अंकित मूल्य पर आप 20% डिस्काउंट दोगे। 20% क्या होता है 1/5, तो उसकी कीमत घट के रह जाएगी कितनी 1 - 1/5 4/5। फिर आप 16% डिस्काउंट दोगे, 16% कितना होता है 4/25, तो वस्तु की कीमत घट के कितनी रह जाएगी भाई 25 से 4 कम कर दोगे 21, 21/25, तो वस्तु की कीमत इतनी रह जाएगी, इतने में बेचोगे। ये कितने में बेचते हो आप वस्तु को ₹504 में, तो बराबर होना चाहिए, बताइए ठीक है जी। तो 21 दूनी 42 और 21 चौक 84, 4 से 24 6 बार, तो कितना आ गया 25 पंजे 125 छिक्का 750, तो एक्स का मान कितना आ गया 750, डी ऑप्शन। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना था बस। आइए ये बताओ, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। इस पदार्थ से कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़का गोला है जाकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस बड़का को पिघला के छुटकी छुटकी गोली बनाई जाती है 2-2 सेंटीमीटर रेडियस की। पूछा है कितनी छोटी गोली बनाई जा सकती है। बड़े गोले को पिघलाकर छोटा गोला बना रहे हैं, और ऐसे सवाल को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है कि नहीं बच्चों, क्या आपको पता है भाई बड़े गोले की रेडियस कितनी है 12 और छोटे गोले की रेडियस कितनी है 2। पिघला के कितने गोले बनेंगे, डिवाइड करो रेडियस को, क्या कर दीजिए क्यूब, 12/2 6 का क्यूब 216, कोई काटने वाला नहीं है, हमेशा इसी तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है बच्चों। बताइए 6 अंक वाली संख्या 537XY5 125 विभाज्य है, ऐसी 6 अंकों वाली कितनी संख्याएं। ये संख्या 125 से डिविजिबल है, ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर दुनिया में उपलब्ध है। 5 का नियम जानते हो, कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब लास्ट का डिजिट 5 से कटे, यानी कि 0 या 5 हो। 25 का नियम यह है, कोई संख्या 25 से तब कटेगी जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से कटे। ऐसी 125 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब लास्ट के
3 डिजिट यानी कि XY5 125 से डिवाइड होंगे, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट ये जो है XY5 है, इनकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि 125 का मल्टीपल हो, लेकिन एंड में क्या आना चाहिए 5। तो भाई मैं क्या रख सकता हूं यहां पे 125 रख सकता हूं। 125 दूनी 250, 250 नहीं कर सकता कि 250 में एंड में क्या आ जाएगा 0, जबकि एंड में 5 आना चाहिए। तो फिर पहाड़ा 125 या 375 कर सकता हूं है बच्चों। 125 चौका तो 500 नहीं कर सकते, 125 पंजे 625, 125 सत्ते 875 रख सकता हूं, 125 अट्ठे 1000 हो तो 4 डिजिट हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू रख सकता हूं मैं 125 के ऑड मल्टीपल, यानी कि ये मैं यहां पे एंड में रख सकता हूं, तो 4 संख्याएं बन जाएंगी फिर ऐसी, कोई दिक्कत। बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने 21, बहुत बढ़िया सवाल है, ये यूपीएसआई के पेपर का है, टाइम एंड वर्क का। बताइए, एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 92 दिन, एक कॉन्ट्रैक्ट को 92 दिन में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है, हर आदमी पर डे 16 घंटे काम करता है। 66 दिन के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। टोटल काम का कितना हिस्सा पूरा हो गया 4/7। पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों को, जो आदमी पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। भाई 66 दिन के बाद काम स्लो चल रहा है, 4/7 ही हुआ है, तो बोला है सेम एफिशिएंसी के और कितने आदमी हमको प्रोजेक्ट पे लगाने चाहिए जिससे काम टाइम पर पूरा हो। लेकिन अब आदमी पर डे 18 घंटे काम करेगा, पहले 16 घंटे करते थे, अब 66 दिन के बाद प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे 18 घंटे। बताओ इस सवाल के पीछे का कंसेप्ट क्या है, बताइए जी। किसी सवाल में आदमियों की संख्या दी हुई है, दिनों की संख्या दी है बच्चों, आवर्स दिए हैं, वर्किंग आवर्स दिए हैं पर डे के, और वर्क भी दिया है, वर्क भी। तो फिर ऐसे सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है क्या मेरे बच्चों, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये बहुत फेमस और बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, घबराना नहीं बिल्कुल भी। एक कॉन्ट्रैक्ट को 92 दिन में पूरा किया जाना है, कितने दिन में 92 दिन में। तो ठेकेदार ने लगा दी बेटा 260 आदमी, तो 260 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया 66 दिन तक, 66 डेज तक काम किया। 260 आदमियों ने 66 दिन तक काम किया, पर डे कितने घंटे काम किया 16 घंटे काम किया, और काम पूरा हो गया 4/7। देखो हम ये मान लेते हैं 4/7 की शक्ल देखे कि माना टोटल काम 7 है, बटे 7 आ रहा है ना, मान लीजिए टोटल काम 7 है, तो 7 का 4/7 कितना होता है 4 यूनिट। भाई टोटल काम है 7 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, लेकिन काम हुआ 7 का 4/7 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। 260 आदमियों ने 66 दिन तक काम किया, पर डे 16 आवर्स काम किया, काम कितना हुआ 4 यूनिट। तो काम बाकी कितना है, अगर 7 यूनिट में से 4 यूनिट काम हो गया तो बाकी काम कितना है, बचा काम है 3 यूनिट। क्लियर है मेरे भाई। मान लिया कि इस 3 यूनिट काम को टाइम पे पूरा करना है, समय पे पूरा करना है, हमें M आदमियों की जरूरत है। कितने आदमियों की जरूरत है M आदमियों की। कितने दिन में करना है मेरे भाई, हमारे पास 92 दिन का था प्रोजेक्ट का टाइम, 92 दिन में से 66 दिन बीत चुके हैं, तो बचा काम करना है 92 में से 66 घटाएंगे कितने दिन में 26 दिन में, तो बचा काम 26 दिन में कंप्लीट करना है। लेकिन अब हर आदमी पर डे 18 आवर्स काम करेगा, तो वर्किंग आवर्स कितने हो गए 18, इक्वल होना चाहिए बच्चों। बस केवल यहां से आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 26 से 260 है ना, और 4 से 16 4, और ये 3 छिंग 18, और 6 से 66 11, तो 11 चौक 44, यानी कि 440। तो काम को टाइम पर पूरा करने के लिए हमें 440 लोग चाहिए। 440 आंसर नहीं आया, अगर सवाल की लाइन पढ़ोगे तो पूछा है
कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिए सेम एफिशिएंसी के। हमारे पास प्रोजेक्ट पे 260 आदमी पहले से थे, हमें समय पे अगर काम चाहिए तो 440 आदमी चाहिए, तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? घटाओ, 440 में से 260 घटाएंगे तो 180 वर्कर्स हमें एक्स्ट्रा जो है लगाने पड़ेंगे। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन है ना। गजब सवाल। ठीक है बच्चों, ये बताइए, तीन संख्याओं का अनुपात 1/4 रेशियो 5/9 रेशियो 7/12, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस 180 है। तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये तीनों संख्याओं का रेशियो दिया है। कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में रेशियो दिया होगा तो पहले इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहां /4 बच्चों /9/12 आ रहा है, तो 4 9 12 का एलसीएम क्या है? 36। भाई इसको सॉल्व करने के लिए पूरे रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 36 से। तो 4 नाम 36 रेशियो, तो 9 चौक 36, 4 पंजे 20, 7/12 की 36 में गुणा करेंगे, 12 3 36, 3 7 21। ये तीनों संख्याओं का क्या आ गया? रेशियो। आपसे क्या पूछा है? तीनों संख्याओं का सम कितना आएगा? 21 और 9 30 और 20 50 यूनिट। तो तीनों संख्याओं का सम आएगा 50 यूनिट। ठीक बच्चों, 50 के मल्टीपल तो सारे ही ऑप्शन है। अगर सॉल्व करें, यहां पे सबसे बड़ी 21 यूनिट, सबसे छोटी 9 यूनिट। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस कितना है? 12, जबकि सवाल में डिफरेंस कितना दिया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का? 180। तो 12 यूनिट की वैल्यू 180 है, 15 गुना। तो तीनों संख्याओं का सम आएगा 50 यूनिट का 15 गुना, यानी कि 750। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है प्यारे भाई। बताइए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बताओ। इस ज्यादा टाइम लगना चाहिए सचिन। गोला आप समझते हैं, क्रिकेट की बॉल। अगर गोले की रेडियस r है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। 4πr² फॉर्मूला है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निर्भर करता है त्रिज्या के वर्ग पे, वॉल्यूम निर्भर करता है त्रिज्या के क्यूब पे। अगर आपने गोले की त्रिज्या 30% बढ़ा दी है तो यहां रेडियस का स्क्वायर है, 2 बार है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 30 का 2 बार सक्सेसिव, है ना बच्चों? 30 + 30 + 30 गुणा 30/100%। और ये आप मेंटली दिमाग में कर सकते थे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 69% बढ़ जाएगा, और ये डायरेक्ट आंसर था। ठीक है ना बच्चों, 2 बार सक्सेसिव करना था। 24वां सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 रुपए, वह धनराशि ज्ञात करें। एक धनराशि पर 3 साल के लिए 10% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 279 रुपए। एक बार बताओ भाई, 10% तो स्टैंडर्ड रेट है सचिन। अगर ब्याज की दर 10% है बच्चों, तो 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता है? 33.1%। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 या 30%। तो 3 साल में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आएगा? 3.1%। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 279 रुपीज। तो दशमलव हटाएंगे उधर एक जीरो, तो 1% कितना आएगा? 31। ये 9 बार 90 है, तो 1% 90 आ गया। 100% कितना आ गया? 2 जीरो चुपका देंगे, यानी कि 9,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों? बी। एकदम आसान सवाल है। आइए मित्र, ये बताएंगे। सवाल नंबर 25, आखिरी सवाल आज के टेस्ट का। बताओ, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। ए को किसी काम को पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, सवाल की पहली लाइन में बोला है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्य कुशल है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी का 3 गुना, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है। अब ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ए काम पूरा करने में 20 से टाइम कम लेगा। ए को काम पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते, यही सवाल है। तो भाइयों, ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो, सवाल में दिन नहीं दिए, यहां पे ए और बी काम करने में जो समय लेते हैं उसकी संख्या का अंतर दिया है।
बच्चों अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो ए और बी किसी काम को करने में जो समय लेंगे उस समय का रेशियो क्या आएगा, 1:3। यानी कि ए जो है काम पूरा करने में बी से 2 यूनिट समय कम लेगा, जबकि सवाल के अनुसार क्या बच्चों, ए जो है काम, ए को काम पूरा करने में 20 से 24 दिन कम लगते, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या है, 24 दिन। तो कहीं से भी सॉल्व कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 12 दिन। यानी कि मैंने यह पता लगा लिया कि अगर ए अकेले काम करे तो काम कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। तो आप बताओ, ए की एफिशिएंसी है 3, ए काम करता है 12 दिन में, तो यानी कि टोटल काम कितना आएगा, 12 तिया 36। इस काम को अगर ए और बी दोनों लोग मिलकर करेंगे, तो इसी काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो करेंगे 3+1 4 एफिशिएंसी से। कितने दिन में करेंगे, 4 से डिवाइड करो तो 36/4 यानी कि 9 दिन में। यही सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर। ठीक है ना मेरे भाई। तो बताइए, बहुत बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड गजब का मैंने आपको टेस्ट कराया। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आए, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, सवालों का लेवल बढ़िया लग रहा है, आप चाहते हो मैं एग्जाम तक ऐसी करवाता रहूं, तो इस वीडियो को शेयर, सपोर्ट और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें मेरे भाई डीआई आई थी, तो मैंने ना डीआई यहाँ पे सॉल्व करा दिए, दोनों की दोनों डीआई। ठीक है, इसी लेवल की डीआई आपके पेपर में भी बन सकते, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए।